बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, इसमें ना हमारे कुछ क्वेश्चंस थे डिफरेंट। ये तो हमने रेजोनेंस इफेक्ट वगैरह बाकी डिफरेंट उसके आपके लेक्चर्स हो गए। इसमें ना कुछ क्वेश्चन थे जो जनरल थे। जैसे ये पहला क्वेश्चन था नॉमेनक्लेचर के हवाले से, वो मैंने आपको कहा था इसको आपने ज़रा देख लेना है। तो इसके लेक्चर भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो उसको आप जो है ना वो भी उसको भी देख लीजिएगा। तो नॉमेनक्लेचर के हवाले से ना अमूमन एमसीक्यूज वगैरह हो जाते हैं। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 था। बाकी आगे तो हमारा वो हाइब्रिडाइजेशन वाला इफेक्ट चला, और वो हाइब्रिड इंडक्टिव इफेक्ट था। फिर आपका रेजोनेंस हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। और लास्ट में हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। तो उसमें जैसे ये है ना, डिफाइन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड विद एग्जांपल्स। तो ये हमारा जो चैप्टर एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाला था उसमें हमने डिस्कस किया था। ये वही वाले उन्हीं की डेफिनेशन और एग्जांपल आप यहाँ पे दोबारा लिख सकते हैं ना। उसके बाद था कि एरोमेटिक कौन है एंटी, ये इस पे एमसीक्यू के हवाले से आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस रखनी है। और फिर ये था आइसोटोपिक लेबलिंग का क्वेश्चन आपका बनता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें नोट्स में मैंने आपको इसकी ना वो शेयर किया था, इधर में, ये पेज नंबर ना 516, ये 516 पेज नंबर है। उसके एंड पे ये आइसोटोपिक लेबलिंग वाला टॉपिक दिया होगा ना। तो आइसोटोपिक लेबलिंग होती क्या है कि आप किसी कंपाउंड के अंदर कोई एक एटम को आइसोटोपिक उसकी ना मतलब आइसोटोप बदल देते हैं। तो आइसोटोप को फिर हमारे लिए स्टडी करना आसान हो जाता है। बाद दफा उसकी मास को देख के कि वो हैवी मास होती है, उससे हमें पता चल जाता है मैकेनिज्म को स्टडी करना और एक्शन को करना। या दूसरे नंबर पे वो अगर रेडियो एक्टिव है तो उसकी रेडियो एक्टिविटी को नोट करके हम किसी रिएक्शन के बारे में और कंपाउंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं ना। इसको आइसोटोपिक लेबलिंग कहते हैं, यानी हम खुद लेबल करते हैं, खुद चेंज करते हैं आइसोटोपिक, और फिर उसका रिएक्शन को देख रहे होते हैं। जैसे ये वो कह रहा है कि बेंजीन इन ड्यूटीरो सल्फ्यूरिक एसिड रैपिडली एक्सचेंजेस ड्यूटीरियम। कहता है बेंजीन में एस्टोसोफोर डाला, तो अब वैसे तो हमें नहीं पता चलेगा कि ये हाइड्रोजन बेंजीन की है या एस्टोसोफोर की तरह, लेकिन कहता है जब हमने D2SO4 डाला तो बेंजीन की सारी हाइड्रोजन जो है वो डी से रिप्लेस होगी और एच वाली उधर SO4 के साथ चलेगी। इसका मतलब ये कि बेंजीन को जब एसिड में डालें तो वो हाइड्रोजन अपनी रिप्लेस करता रहता है एसिड्स के साथ, है ना। तो यानी ये हमें बताया किसने, इस ड्यूट्रियम ने आके, क्योंकि इसकी मास होगी 78 होती ना बेंजीन की। लेकिन ड्यूट्रियम आपको पता है हैवी आइसोटोप होता है, एक नंबर इसका ज्यादा है। तो अब ये 6 लगे हैं तो 6 का इजाफा, मतलब अब मास 78 नहीं निकलेगी बल्कि 84 निकलेगी। तो 84 आने का मतलब ये है कि 6 हाइड्रोजन निकल गई हैं और उसकी जगह 6 ड्यूट्रियम आके अटैच हो गए। तो ये एक एग्जांपल होगी। इसी तरह इंटरमीडिएट वो कह रहा है कि हमने बेंजाइन, हमने याद होगा मैकेनिज्म उसकी, हमने बेंजाइन मैकेनिज्म में ना एविडेंस में भी ये पॉइंट डिस्कस किया था कि हम उसको लेबल कर, ये स्टार का मतलब कार्बन को लेबल किया हुआ है ना, कार्बन 14 उसने लिया हुआ कि आइडो बेंजीन था कार्बन 14 वाली कार्बन पे। तो उसके बाद HI निकला, तो वो ये बेंजाइन बना, और जब अमाइनो ग्रुप जुड़ा तो 2 प्रोडक्ट मिले। एक वो जिसमें अमाइनो ग्रुप जुड़ा हुआ है उस 14 वाली कार्बन के साथ, एक वो जिसमें वो जुड़ा हुआ है दूसरी सिंपल वाली कार्बन के साथ। तो ये बता रहा है कि 2 तरह की पॉसिबिलिटी मौजूद है, प्रोडक्ट हमें 2 तरह की मिलती हैं, दोनों तरह की हैं और बराबर अमाउंट में मिलती है। क्योंकि अगर ये लेबल ना हो तो हम फर्क तो नहीं कर सकते ना, लेबलिंग से हमें फर्क का पता चला। तो ये हमारी हेल्प कर देता है प्रोडक्ट की नेचर के बारे में पता चलाने के लिए। इसी तरह कह रहे हैं जी इथाइल पायरुवेट है, ये वाला कंपाउंड है। तो इसमें से इसको हीट करें तो इसमें से एक कार्बोनल निकल जाता है, कार्बन मानो। अब ये देखना था वो कौन सा कार्बोनल जाता है, ऑक्सीजन के साथ वाला जाता है या दूसरा ये वाला जाता है। तो जब हमने लेबल किया ऑक्सीजन के साथ वाले को हीट किया तो ऑक्सीजन के साथ वाला जो कार्बोनल था वो निकल गया, दूसरा कार्बोनल मौजूद है। तो इसका मतलब है इसने मुझे बताया यानी रिएक्शन का मैकेनिज्म के बारे में हमें ये इन्फॉर्मेशन दी कि रिएक्शन चला कैसे होगा और किस तरह ये मूव किया होगा और ये वाला ग्रुप कैसे निकला होगा। वैसे तो अगर देखें ना इसने निकलना होगा तो फिर और अंदाज होगा पाथवे, इसने निकलना है तो और रास्ता होगा। तो हमें ये वो मालिकूल की मैकेनिज्म्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे देता। इस तरह स्ट्रक्चरल चेंजेस के बारे में इंफॉर्मेशन हो सकती है, उसमें इसने एग्जांपल दी हैं
अब आपके ना नहीं सॉरी, इसमें इसमें एग्जांपल इसने दिए यहाँ पे आइसोटोप लेबलिंग में ना दो है। आप नोट्स में देखोगे ना तो उसमें मैंने कुछ और भी ऐड किए थे, वो मेरे ख्याल से पिक्चर मैंने इसमें ऐड शायद एंड पे की है, चेक कर लेते हैं। तो ये दो एग्जांपल, वैसे 5 नंबर का शॉर्ट है, ज़्यादा चांस उसमें ये 2-3 एग्जांपल भी काफ़ी हैं। तो वैसे आप वो और भी करना चाहें तो वो भी आप उसमें से ना कर सकते हैं। तो दो भी वैसे काफ़ी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है, इसमें देखते हैं ना आगे जो हमारे पास, ये अब अगली एग्जांपल ना, ये और बुक से मैंने पेज लगाए, इसके अंदर ये एग्जांपल दी हुई है। ये देखना, स्टडिंग यूजेस ऑफ ट्रेसर्स इन स्टडिंग रिएक्शन मैकेनिज्म, दो वहां से दी होगी, ये यूजेस ऑफ ट्रेसर्स इन एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये आइसोटोपिक लेबलिंग वाला है। अब ये एनालिटिकल केमिस्ट्री की मिसाल उसने दी है, 3 हो गए। ये रिएक्शन मैकेनिज्म में उसने ये फोटोसिंथेसिस की मिसाल दी है। ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर की मिसाल, इसमें ये ऊपर वर्डिंग में उसने एक्सप्लेन किया, वो आप अपने लफ्जों में एक एक जुमला, दो दो जुमले काफी है, क्योंकि 5 नंबर का शॉर्ट होगा ज्यादा से ज्यादा। आप 2-3 लाइनों में उसको डिफाइन करेंगे और 4 से 5 इस तरह एग्जांपल दे दें, दो दो पॉइंट लिख के, एक एक रिएक्शन उनका लिख के, तो बस 5 नंबर आपके पूरे हो जाएंगे। ठीक हो। हाइड्रोलिसिस एस्टर में उसने ये 18 लेबल करके उसको किया है। ठीक हो गया। उसके बाद आपका स्टेरिफिकेशन वाला, ये 5, दो पीछे थे ना, और ये 5वां पॉइंट ये बन गया। ठीक हो गया। ये उसके बाद आप करें, ये इनऑर्गेनिक वाली एग्जांपल चाहे निकाल दें, सिर्फ ऑर्गेनिक वाली रख दें, क्योंकि हम आप ऑर्गेनिक नहीं, ये इनऑर्गेनिक की भी इसने दी है ना, तो इसलिए उसको आप स्किप कर दें, बस ऑर्गेनिक वाले जो एग्जांपल उसको रख लें। फिडल का रिएक्शन वाली इसको रख लें। वैसे ये जो है ना थोड़ी हटके है, और इसने कुछ ना इसको सही एक्सप्लेन भी नहीं हो सका इससे ना, तो आप इसको इसको छोड़ दे, रहने दें, ये एग्जांपल ना करें, इसने सही तरह उसको नहीं किया होगा ना एक्सप्लेन। ऑक्सीडेशन ऑफ फेमरिक एसिड कर लें, ये ऑर्गेनिक में आ जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन जो है, इसको आप उसमें शामिल कर लें, ये एग्जांपल के साथ आ जाएगा। ठीक होगा। आइसोमराइजेशन वाला है ये पॉइंट, इसमें ये इनऑर्गेनिक वाली चाहे मिसाल आप ना दें, और ऑर्गेनिक वाली रख लेंगे एग्जाम्पल ना। इसमें दो है ना दी इसमें, सॉरी, ये ऑर्गेनिक, ये ब्यूटीन 1 और 2 ब्यूटीन के साथ ना, फास्फोरिक एसिड के साथ एग्जांपल दो, तो इसी की एक एग्जांपल दी, वही रख लेना। ठीक हो गई। तो ये आइसोटोपिक लेबलिंग के अंदर ना, ये आपकी कोई 5-7 हेडिंग्स बन जाती हैं, तो 5 से ज्यादा बनती है, इसमें से आप कोई सी 5 इजीली जो आप कर सकें उनको आप रख लें। शॉर्ट क्वेश्चन होता है ज्यादातर, आइसोटोपिक लेबलिंग क्या है और एक्सप्लेन करें एग्जांपल के साथ, तो हम उसको डेफिनेशन और 4-5 एग्जांपल कर देते हैं। ठीक हो गई। अच्छा, इसमें अगर मैं एक एक जुमला बोलता जाऊं ताकि आप जब करें तो आपको थोड़ा आइडिया हो, इसका तो मैंने आपको बता दिया, 2 पॉइंट ये थे। और तीसरा हम इसमें से कर रहे हैं, ये आप फोटोसिंथेसिस वाला पॉइंट ना, इसको रख लें। इसमें क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसको उसने O18 किया, ये चेक करने के लिए कि कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन कहाँ जाती है, वो ग्लूकोज के अंदर आती है या जो ऑक्सीजन O2 मिलता है इसके अंदर वो जाती है। तो ये उसने रिएक्शन लगा के चेक किया, तो पता चला कि 18 वाली ग्लूकोज में मौजूद है, और वाटर वाली जो ऑक्सीजन है ना, वो O2 बनाने में इस्तेमाल हो जाती है। ठीक हो गई। बस इतना आपने बताना है, इसमें ज्यादा और डिटेल करने की जरूरत नहीं। इस तरह हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में वो कह रहा है कि अब ये चेक करना था कि जो एस्टर है, जो अल्कोहल एक बनता है और एक एसिड है, तो एसिड की ऑक्सीजन जो है वो कौन सी, यानी यहां से आर जाएगा और इधर से ओ एच जाएगा तो भी अल्कोहल बन सकता है ना, या वाटर की तरफ से एच जाएगा और एस्टर की तरफ से ओ आर आएगा तो भी अल्कोहल बन सकता है। अब देखना ये था कि ऑक्सीजन वाटर वाली अल्कोहल में मौजूद है या एसिड वाली मौजूद है। तो जब ये रिएक्शन वाटर को O18 से लेबल कर लिया और जब हाइड्रोलिसिस की, तो पता चला कि वाटर वाली ऑक्सीजन एसिड में जा चुकी है, और अल्कोहल वाली जो ऑक्सीजन है वो एसिड की तरफ से आई है, एस्टर की तरफ से आई है। तो इससे हमें मैकेनिज्म को स्टडी करना और ड्रा करना आसान हो जाता है। स्टेरिफिकेशन एस्टर जब बनाते हैं तो उसमें उसने अल्कोहल वाली ऑक्सीजन को 18 किया है, और एसिड वाली को उसने नॉर्मल रहने दिया। जब रिएक्शन हुआ तो एस्टर में O18 मौजूद था, इसका मतलब है आर और ओ का बॉन्ड नहीं टूटता, ओ और एच का बॉन्ड टूटता है मैकेनिज्म में, और एच निकल जाता है, आर और ओ का बॉन्ड जो है वो कायम ही रहता है, और ऑक्सीजन डायरेक्ट जाके उस कार्बोक्सिलिक एसिड की कार्बन से अटैच हो जाती है। तो ये इसका मैकेनिज्म हम इस पे ड्रा कर सकते हैं।
ठीक हो गई। इसमें ये हो गया जी स्टेरिफिकेशन वाला। उसके बाद आपने कर लीजिएगा ये ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूमेरिक एसिड वाला ना। इसमें अब ये कह रहा है कि नॉर्मल हम जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बन डाई वाटर और एसिड बनता है। अब हमने ये चेक करना था कि जो आपके पास कंपाउंड मेरे पास आ रहा है प्रोडक्ट में, यानी ऑक्सीजन जो आ रही है वो कहाँ से आ रही है, या कार्बन को चेक कर रहे हैं। इसने कार्बन को चेक किया कि जो कार्बन थी ना, ये एसिड वाली कार्बन, वो उसने बना दी है रेडियो एक्टिव। अब वो चेक कर रहा है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन है, कार्बन वाटर में भी उसमें कार्बो, इसमें फार्मिक एसिड में भी कार्बन है। तो वो जो स्टार वाली हैं वो कहाँ है, वो किस कौन सी कार्बन है वहां पे ना। तो फिर उसने जब रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट का पता चलाया तो ये उसे मिला। अब इसमें आप सिर्फ ये लिख दें, ये सारे लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये लिख दें, ऑक्सीजन लिखें और ये प्रोडक्ट लिख के बताएं कि जनाब कार्बन डाई वो जो दो कार्बोक्सिलिक वाली कार्बन थी वो दोनों CO2 में चली गई। बाकी जो दो कार्बन थी उनमें से भी एक CO2 में गई है, और एक कार्बन जो है वो फार्मिक एसिड बनाने में इस्तेमाल हुई है। ठीक हो गई। रीअरेंजमेंट रिएक्शन में जैसे ये बता रहा है कि ये फिनोल था। अब इसके आर्थो पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है इसको इन्होंने रेडियो एक्टिव बना लिया, ये चेक करने के लिए। सॉरी, ऑक्सीजन के फिनोल वाली ऑक्सीजन जो थी उसके साथ जो हाइड्रोजन है उसको रेडियो एक्टिव बनाया है, यानी हैवी आइसोटोप लिया है, लेबल किया, ये चेक करने के लिए कि हाइड्रोजन ये यही रहती है कहीं इस बेंजीन के साथ एक्सचेंज तो नहीं होती। तो जब प्रोड देखा तो उसमें पता चला कि कभी वो आर्थो पे भी है और वो पैरा पे भी है। इसका मतलब ये कि ये रेजोनेंस के तहत इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनते हैं ना, उसमें आपको याद होगा कि ये जब जाता है ये प्लस है और इधर रिंग में माइनस चार्ज को घुमा रहा होता है, और घुमा भी अपनी आर्थो और पैरा पे रहा होता है। तो वो जो माइनस चार्ज आर्थो पैरा पे जा रहा है वो माइनस चार्ज इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ ले जाता है और यहाँ से हाइड्रोजन उधर ऑक्सीजन पे शिफ्ट करवा कर देते हैं। तो ये एक्सचेंज इनका होता रहता है ये। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है दूसरी एग्जांपल इसने दी है, फिनोल का रिएक्शन है मिथॉक्सी बेंजीन के साथ ना। अब इसमें क्या, इसमें भी वही एक्सचेंज वाला निजाम है कि जो फिनोल की हाइड्रोजन थी वो उसने बनाई है रेडियो एक्टिव, RdSO2 बनाया उसका। ठीक हो गया। और जो आपके पास है मिथॉक्सी वो सिंपल था, लेकिन कुछ देर रिएक्शन दोनों को मिक्स किया तो हमें पता चला मिथॉक्सी की जो पैरा पोजीशन है वहां पे हाइड्रोजन वो आई हुई है। तो वही बात जो हमने पिक की है कि ये माइनस चार्ज को रोटेट करवाता है, माइनस चार्ज यहाँ पे, वो फिर उसकी हाइड्रोजन को ले लेता है, और हाइड्रोजन यहाँ अटैच और इसकी हाइड्रोजन उसके पास चली जाती है, उसका वो माइनस जो है वो हाइड्रोजन ले लेता है उससे, और इस तरह हाइड्रोजन एक्सचेंज ये कर लेते हैं। यानी रीअरेंजमेंट इसको बोलते हैं ना, कि एक ही मालिक्यूल के अंदर एटम एक जगह से हट के किसी दूसरी जगह पे पहुंच जाए, इसको हम रीअरेंजमेंट का नाम देते हैं। अच्छा, इसमें ये एग्जांपल भी कर से, और इससे बेहतर एग्जांपल ये भी है, ये पाइनाकोल वाली जो है ना, ये एग्जांपल भी आप कर सकते हैं। ये उसमें वो बता रहा है कि ये H और OH मिलके वाटर बनाते हैं, निकल जाता है, और ये वाला मेरे पास प्रोडक्ट है पाइनाकोलोन वाला ना। और इस केस में क्या है, ये भी चांस है कि OH इधर से हो और H इधर से हो, वाटर बने, तो फिर ये वाला स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है। एक मिथाइल है ना, ये देखो ना, अगर ये H हो जाता तो ये डबल बॉन्ड हो गया, C डबल बॉन्ड हो गया ना ये कार्बन, सिर्फ हाइड्रोजन शिफ्ट हुई वहां से यहाँ। ठीक है। इस केस में क्या है कि ये OH और ये H गया, तो यहां से एक मिथाइल उधर शिफ्ट हुआ, ये CH3 ये शिफ्ट हुआ, स्टार वाला यही खड़ा है, दूसरा मिथाइल यहाँ शिफ्ट हो गया इसके साथ आगे। ठीक है। अब यही चेक करना था कि भी क्या होता है, हाइड्रोजन आती है या मिथाइल शिफ्ट होता है। दोनों को चेक करने के लिए उसने रिएक्शन लगाया, तो उसे पता चला कि अगर ये होता तो फिर ये प्रोडक्ट, ये होता तो ये। तो जब हमने रिएक्शन किया तो उसमें पता चला कि ये जो नीचे वाला है ये वाला नहीं बनता, यानी मिथाइल की शिफ्टिंग नहीं होती, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होती है और ये वाला प्रोडक्ट बन जाता है। अब हमें कैसे पता चला, उसने असल में रिएक्शन ऊपर लिखा नहीं, इसने रिएक्शन करवाया था ये ऑक्सीडेशन बाई एच आई ओ से रिएक्शन करवाया तो मिथाइल आयोडाइड बना। ठीक है। अब ये मिथाइल आयोडाइड कौन सा प्रोडक्ट बनाता है, जो ये कार्बोनाइल के साथ अटैच है, तो कार्बोनाइल के साथ तो ये वाला अटैच है, तो इस केस में हमें प्रोडक्ट CH3I का मिल जाता है। लेकिन इस केस में जब हम कराते हैं तो हमें फिर जो प्रोडक्ट जो मिलना चाहिए था CH3 स्टार वाले CH3 का आई के साथ मिलना चाहिए था प्रोडक्ट ना, मिथाइल आयोडाइड ये जो प्रोडक्ट मिला है इस केस में तो मिला ना नॉर्मल,
और वो कार्बोनाइल के साथ नॉर्मल ही था तो उसी ने आना था, वो बात समझ आ गई। इस केस में था कि स्टार वाले ने आना चाहिए था, लेकिन जो प्रोडक्ट हमारे पास आता है वो स्टार वाला नहीं आता, वो नॉर्मल ही आता है। तो इसका मतलब ये कि ये वाला रिएक्शन नहीं होता, ये वाला मैकेनिज्म फॉलो होता है, और इसी तरह हाइड्रोजन की शिफ्टिंग से हमारे पास ये प्रोडक्ट बन रहा होता है। लास्ट है आइसोमराइजेशन। जो कहता है वन ब्यूटीन को एसिड में डालें, फास्फोरिक एसिड में, तो वो टू ब्यूटीन में चेंज हो जाती है, मतलब आइसोमर उसका बदल जाता है। तो वो कैसे बदल जाता है, वो ये उसने स्ट्रक्चर शो किया कि फास्फोरिक एसिड जो है उसमें ओ एच होता है ना, अब हमने उसकी हाइड्रोजन को लेबल कर लिया है ना, ताकि पता चले कि इसकी हाइड्रोजन जो, ये जो शिफ्ट डबल बॉन्ड यहाँ आया है, तो इसके साथ यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगी ना, तो ये हाइड्रोजन उधर मूव करके गई है या एसिड की तरफ से हाइड्रोजन आके यहाँ जुड़ी है। तो फिर जब हमने इस रिएक्शन लेबल कर लिए इसको, तो प्रोडक्ट को देखा तो पता चला कि एसिड वाली हाइड्रोजन इस CH2 के पास आ गई है, ये डबल बॉन्ड यहाँ चला गया, और ये हाइड्रोजन निकल के फास्फोरिक एसिड के अंदर ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गई है। तो इस तरह हमें पता चल जाता है कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, पाथवे क्या चल रहा है। ठीक हो गई। तो ये तो बेटा आइसोटोप लेबलिंग वाला क्वेश्चन हो गया। इधर हमारे पास जो क्वेश्चन थे वो दरमियान में रह रहे थे। ये एक लेबलिंग वाला हो गया, और सिग्निफिकेंस में यही इंपॉर्टेंस आपने बतानी है उसके एग्जांपल्स के साथ। और आइसोटोप लेबलिंग रिएक्शन मैकेनिज्म को कैसे, वो मैकेनिज्म की अभी एग्जांपल वगैरह आपने दो तीन की हैं, वो उसमें आ जाएंगी। इंपॉर्टेंस ऑफ लिटरेचर सर्वे इन द फील्ड ऑफ साइंस, लिटरेचर सर्वे का क्या फील्ड में इंपॉर्टेंस है ना, ये एक आपके सिलेबस में है पॉइंट ना, इसके भी ये मैंने नोट्स आपको शेयर किए हुए, उसके आखिरी पेज पे ना ये दिया होगा, लिटरेचर सर्वे या रिव्यू जो ना लास्ट में दिया होगा। लिटरेचर सर्वे क्या करते हैं, जब कोई रिसर्च करता है ना बंदा, कोई उसने टॉपिक कोई नई चीज करनी, तो वो पहले ये देखता है कि इस टॉपिक के हवाले से इस चीज के ऊपर पुराने पहले लोगों ने क्या काम किया होगा ना, तो पहले उनको वो उस चीज को वो देखता है, उनके काम को देखता है, फिर उसके ऊपर वो पाँव रख के उनके काम के ऊपर वो एक नई चीज या आगे एक कदम वो बढ़ाता है। तो ये जो पिछला काम आप सर्च करते हैं और उसको इकट्ठा करते हैं कि क्या क्या लोगों ने काम किया, इसको हम बोलते हैं लिटरेचर सर्वे या लिटरेचर रिव्यू का नाम देते हैं। कि ये क्या है, प्रीवियसली पब्लिश्ड वर्क, वर्क से मुराद रिसर्च वर्क जो किसी टॉपिक पे हो, या कोई फुल रिसर्च पेपर जो किसी जर्नल में पब्लिश होते हैं, या किसी किताब वगैरह में किसी बंदे ने जो है वो अपने काम, ये कामों को इकट्ठा करके पब्लिश किया हो, बुक की शक्ल में हो सकता है, रिसर्च पेपर की शक्ल में हो सकता है जो जर्नल्स में होते हैं, ठीक हो। उससे हम जो डाटा लेते हैं और नॉलेज का, तो उसको हम नाम देते हैं लिटरेचर सर्वे। अब इसकी टाइप्स जो है वो हमारे पास दो तरह की, एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी। प्राइमरी वो है जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है, या तो वो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है जैसे सर्वे डाटा, आर अ फर्स्ट पर्सन अकाउंट ऑफ एन इवेंट, या एक पहला बंदा जिसने वो काम किया था और आपको बता रहा है ना, उसको हम लेते हैं प्राइमरी सोर्स का। जैसे एक इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट है, इंटरव्यू हुआ साइंटिस्ट का और उसने जो बात की, तो उसकी जो ट्रांसक्रिप्ट आपके सामने है। जैसे डायरीज वगैरह है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, एक बंदे ने काम करके ट्रांसक्रिप्ट्स है, ठीक है, ओरिजिनल मान्यूस्क्रिप्ट्स हैं, रिसर्च पेपर जिसको बोलते हैं, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, कोर्ट के रिकॉर्ड्स हैं, कोर्ट में कोई केस हुआ उसका जो रिकॉर्ड है, स्पीचेस तकरीर वगैरह, एक बंदे ने तकरीर किया, पॉइंट बताया, ठीक है। एम्पेरिकल स्टडीज हो गई, एम्पेरिकल हम कहते हैं ना जो तजर्बे से, मतलब वो एक्सपेरिमेंटल से जरा हट के होती। स्टैटिस्टिकल डाटा आ गया, जो स्टैटिस्टिकल डाटा मतलब जो आपको डाटा अखज किया आपने ना, निकाला स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बाद, डाटा आपके पास पहले था या आपने डाटा कहीं से कलेक्ट किया, अब उसके ऊपर आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगाते हैं, फार्मूले वगैरह स्टैट के लगा के उसको करते हैं। अच्छा, आर्ट वर्क्स है या फिल्म है, फोटोग्राफ वगैरह, ये सारी चीजें वो जो डायरेक्ट उस चीज से इंफॉर्मेशन ले रही है जो हो रही है, ठीक हो। सेकेंडरी सोर्स वो है कि any published or unpublished work that describes, summarize, analyze या evaluate या interpret या review प्राइमरी सोर्स मटेरियल, कि ये वो है जो प्राइमरी वाले को ही के ऊपर काम करते हैं। प्राइमरी वाला तो था ना जो आपने डायरेक्ट हासिल किया किसी भी सोर्स से ना, वो प्राइमरी हो गया। अब प्राइमरी सोर्स जो मटेरियल आपके पास आ गया, उसके ऊपर काम करके आप जो चीज निकालेंगे वो सेकेंडरी सोर्सेज कहलाएंगे।
अच्छा, सेकेंडरी सोर्सेज क्या कर, इनकॉर्पोरेट प्राइमरी सोर्सेज टू सपोर्ट देयर आर्गुमेंट्स, वो मतलब अपने उन्होंने कोई बात करनी होती है, उसमें वो प्राइमरी सोर्सेज को इंक्लूड करते हैं अपने आर्गुमेंट को सपोर्ट देने के लिए अपनी वजह से। जर्नल आर्टिकल है, जर्नल किसी जर्नल का आर्टिकल है ना, तो मैं को बात कर रहा हूँ कि मैंने एक कंपाउंड जो सिंथेसाइज किया बनाया और उसकी ये खूबी है। अब एक बंदे ने और भी बनाया हुआ था किसी जर्नल में, उसका पेपर पब्लिश है, आर्टिकल उसका पड़ा हुआ है, उसने भी बनाया, उसने भी ऐसी खूबी बताई थी। अब मैं उसे कहूंगा, उसमें उसका जिक्र करके कहूंगा जी फलां बंदे ने ये काम किया था और उसने कहा था ये खूबी होती है, और मैंने ये काम किया है इससे इसी जैसे कंपाउंड पे, तो उसकी खूबी वही आई है या डिफरेंट आई है, या जो भी इस निज़ाम है ना, तो यानी उसकी आप लेके और फिर आगे अपनी बात चलाते हैं। इसको हम, जैसे टेक्स्ट बुक से भी आप डाटा लेंगे, फलां बंदे ने ये कहा था, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ तो वो भी वही चीज़ आ रही है या उससे मुख्तलिफ आ रही है। इस तरह डिक्शनरी वगैरह, इंसाइक्लोपीडिया, बायोग्राफीज होती है लोगों की, पॉलिटिकल कमेंट्री होगी, ब्लॉग पोस्ट जो लोग लगाते हैं, न्यूज़ पेपर्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए। अब न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल लोग पब्लिश करते हैं, वो अपनी तो नहीं बात है ना, वो तो किसी की बातों को लेके कंक्लूड करके आपको बताते हैं कि फलां ने ये कहा, फलां ने ये कहा, अब इसका मतलब ये है, इसका ये है, फलां, मतलब दूसरों के इन्फॉर्मेशन को लेके आगे वो कर रहे होते हैं ना। थीसिस वगैरह, एक थीसिस होता है ना, जो किसी ने पीएचडी की है, काम किया, उसने एक नया काम किया और थीसिस लिख दिया। अब मैं उस थीसिस को यूज करता हूँ, उसकी इन्फॉर्मेशन को लेके फिर आगे अपनी बात करता हूँ और अपने काम को लेके चलता हूँ, तो ये मेरे लिए सेकेंडरी सोर्स बन जाएगा। डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, क्रिटिकल एनालिसिस होते हैं जो किए हुए होते हैं, ये सारे, ये डॉक्यूमेंट्री जो बनाई गई या क्रिटिकल एनालिसिस वगैरह बनाया गया, तो ये सारे सेकेंडरी सोर्सेज कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि थीसिस जो बंदा लिख रहा है ना, उसमें भी तो वो डाटा पिछले प्राइमरी सोर्सेज से लेके फिर आगे अपनी बात कर रहा होता है, तो वो ये सारे सेकेंडरी सोर्स के अंडर आ जाएंगे। ठीक हो, तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आपका पॉइंट जो बन सकता है, तो इसको भी आप जरा देख लीजिएगा। तो बस ये आपके क्वेश्चन बेसिक कंसेप्ट वाला चैप्टर जो है वो मुकम्मल हो जाता है।